एक तरफ तो यूपी में मतगणना को लेकर के सियासी हलचल तेज है, तो वहीं ईवीएम पर भी लगातार कई तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। मतगणना को कुछ घंटे बाकी हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर बड़ी हस्तियों की राय क्या है। आज हमारे लगातार 3 घंटे अलग अलग क्षेत्रों के बड़े अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़े नाम और बेबाकी से चुनाव को लेकर के अपनी राय रखने वाले ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं और ये जो है चीजें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। और लगातार अलग अलग क्षेत्रों से जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो अपनी बेबाकी के साथ इस पूरे चुनाव को लेकर के अपनी बातें रख रहे हैं और लगातार इससे पहले भी अपनी बातों के जरिए बताते रहे हैं कि हवा आखिर किस तरफ चल रही है। तो जनता भी ये समझना चाह रही है कि एग्जिट पोल के बाद अब ये जो रुख है वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर लोगों की तरफ से उनका आकलन क्या कहता है, उनका नजरिया क्या है, वो किस नजरिए से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं और किसकी आखिर इसमें जीत होने जा रही है। मतगणना होने वाली है, लेकिन मतगणना होने से पहले ये जो सियासी समीकरण हैं सभी हलकों के अलग अलग तौर पर अगर देखें तो उनका मानना क्या है, उनका कहना क्या है, जरा ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे और चुनाव पर उत्तर प्रदेश की बड़ी हस्तियों की राय भी हम जानेंगे और लगातार उनकी जो राय है, जो उनकी बातें हैं, क्या उनको लग रहा है। बार बार ये कहा जा रहा था कि हवा चल रही है, एक तरफ कहा जा रहा था बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ ये कहा जा रहा था साइकिल बहुत तेजी के साथ रफ्तार में चल रही है, कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती का हाथी बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। चलिए और जल्दी से जरा आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ राज्य मंत्री कौशल किशोर साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कौशल किशोर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और साथ ही साथ हमारे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन कौशल किशोर जी आपसे लेना चाह रहा हूं। ये जो हवा चल रही है, अब तो चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, इंतजार मतगणना का हो रहा है, सभी की निगाहें आकर के टिकी हुई है कि हवा किस तरफ चल रही है, आपको क्या नजर आता है इसमें? जनता के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार ने केंद्र में और प्रदेश इन 5 सालों में काम किया है, जनता के अंदर उनका बड़ा असर है। किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, वो लोग जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उन सब लोगों के बीच में। और इस तरीके का एक असर तेजी का है, इसलिए यही एक तबका सबसे बड़ा है। हमारी पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का एक नारा देकर किसी की अनदेखी करने का काम नहीं किया, न जाति आधार पर, न संप्रदाय आधार। सबको जरूरत की चीजें जो थी उपलब्ध कराने का काम किया है। इसलिए लोगों जो है भाजपा को बड़े पैमाने पे वोट दिए हैं और भाजपा की एक वेव चली है फिर से, और पिछली बार की तरह ही हम जीत करके आएंगे, बीजेपी जीत के आएगी, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। एग्जिट पोल के कुछ हद तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको क्या लगता है एग्जिट पोल के ये लगभग करीब होगा? जो एग्जैक्ट सिचुएशन जो मतगणना के बाद साफ होगी उससे बहुत हद तक ये करीब रहेंगे? आप भी ऐसे ही मान रहे हैं अरविंद जी? हाँ देखिए, बहुत सा वोट ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ दबंगई दिखाई, डर पैदा किया लोगों के अंदर, तमाम जगह पैसे भी बांटे, तमाम जगह ठीक है शराब का बंटवाने का काम किया। हाँ। लोगों के अंदर डर पैदा किया और कई जगह इन लोगों ने मारपीट की घटनाएं की। मेरे लखनऊ में कई जगह पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारपीट की वोट पड़ने के बाद, आपने बीजेपी में वोट क्यों दिया, इस तरह की जो दबंगई की है और गुंडागर्दी कहीं ना कहीं दिखाने का काम किया। और जो इनका एक्शन दिख रहा था, एटीट्यूड दिख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती कब्जा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश। कुछ तीखे सवाल भी सर, मैं ठीक है अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, तो बड़े पैमाने पे चुपचाप है वो बीजेपी को देकर के आए हैं, इसलिए एक अंडर करंट है जो आपको कल मतगणना में दिखाई देगा। ठीक है अरविंद सर, ओवर टू यू। कौशल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि अंडर करंट है, उसके अलावा एग्जिट पोल भी आ गया है जो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बस बननी बाकी है। विपक्ष कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता। पूरे प्रदेश में आप देखिए समाजवादी पार्टी के लोग जो है स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ के और अगवानी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये किस तरह का लोकतंत्र है कौशल किशोर जी, और ये क्या संदेश देता है, पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा इसका? देखिए, जो लोग भी स्ट्रांग के रूम के पास बैठे हैं उनको इस बात का भरोसा नहीं है
उनको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, प्रशासन पर भरोसा नहीं है, और इसलिए वो बैठे हैं। अच्छी बात है, बैठे हैं और सुरक्षा कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मशीनों की सुरक्षा के लिए जो बैठे हैं वो कल खुल जाएंगी। इस तरह का कहीं कोई प्रकरण नहीं आया कि मशीनें वहां से बाहर निकाली गई और अंदर रखी गई, इस तरह का कोई चीज तो नहीं दिख रही। लेकिन कहीं पर जो है मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट जा रहे हैं और उनकी तलाशी ले रहे हैं, पेचकस मिला जा रहा, प्लास मिल जा रहा, उनको भी रोक रहे हैं। तो ये जो करके दिखा रहे हैं, तो मशीनों में अब वोट बंद हो चुका है। अब वो कल खुलेगा, पता चलेगा। लोकतंत्र पर भरोसा करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से विश्वास रखना चाहिए, और हमको लगता है उनको भरोसा नहीं है, और इसलिए जो है जनता ने उनको वोट दिया है तो निश्चित तरीके से निकलेगा। अगर बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी को निकलेगा। अब वो स्ट्रांग रूम के पास बैठ करके अगर इस तरीके का कोई मामला होता तो पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि जब वहां पर ममता जी जीत करके आती है, दूसरे प्रदेश में कोई जीत करके आता है, तो वहां पर इस तरीके की बात नहीं होती है। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि लोकतंत्र में लोगों ने, लेकिन कौशल किशोर जी वहां पे एग्जिट पोल तो वहां पे कौशल जी मेरा सवाल ये है आपसे कि वहां पे एग्जिट पोल के नतीजे तो पूरी तरह से उलट गए। वहां पे तो भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल जीता हुआ दिखा रहा था। और एक खबर इसमें मैं आपको और ऐड कर देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने अभी बनारस के एडीएम को सस्पेंड कर दिया है, और उनका ये कहना है कि जो मूवमेंट उन्होंने किया था वो अपने अफसरों को उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। तो ये दो बातें जो हैं, इस पे मैं आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, बनारस में जो हुआ वो सीधी सी बात यह है कि जैसा अधिकारियों ने बताया है कि काउंटिंग के पहले मशीनें जा रही थी। अब अगर वो अधिकारी जो मशीन लेकर के जा रहे थे, उन्होंने अगर किसी को ये खबर नहीं की, जिनको जिम्मेदार अधिकारियों को खबर करनी चाहिए कि उनको नहीं किया, तो ये उनकी गलती है, और ये उनकी गलती है तो उस पर उनकी कार्रवाई हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मशीनें बदले जाने रहे थे या ईवीएम की मशीनें बदली जा रही थी, इसका मतलब ये नहीं है। तो अगर कहीं पर कोई मिस्टेक किया है, जिनको सूचना देनी चाहिए थी, तो वास्तव में अगर ये सूचना नहीं दी है तो ये उनकी गलती है, उसके लिए उनको कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई तो हम भी कहते हैं कि अगर उन्होंने सूचना नहीं दिया, ये गलती किया, उससे जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने किया उसका स्वागत है। लेकिन बंगाल की बात, कौशल जी, हम लोग बंगाल की बात कर रहे थे। बंगाल में जो एग्जिट पोल के नतीजे थे, उसके नतीजे तो पूरी तरह से बदल गए थे। ये मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको एग्जिट पोल पे इतना भरोसा है। अब तो रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा समय है नहीं, मैं समझता हूं इसकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को लगता है कि नहीं, अगर उसने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है तो जनता उसके पक्ष में राय देगी। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत। बीजेपी को लगता है कि बीजेपी के पक्ष में है तो उसके पक्ष में देगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी को अपने वोटर पर भरोसा करना चाहिए कि उसने हमको वोट दिया है, उस पर उनको भरोसा करना चाहिए। एग्जिट पोल को देख करके समाजवादी पार्टी के लोग घबरा गए। हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग एग्जिट पोल करके तो ना तो उत्साहित हैं और ना इस तरीके की कोई बात कर रहे हैं। जनता ने हमको इस बात पर भरोसा है कि 5 साल में जो डेवलपमेंट विकास काम कोई धोखा नहीं रहा। लोगों को राशन मिलना, बिजली ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे मिलना, शहर में 24 घंटे मिलना, ये सारी सुविधाएं, लड़कियों की शादी में अनुदान देना, लोगों को आवास देना, शौचालय देना, ये जो है इस पर हमें भरोसा है कि जनता ने वोट हमको दिया है और इसलिए फिर से हम जीतेंगे। इस बात पर हम भरोसा कर रहे हैं। उनको इस बात पर भरोसा नहीं है क्योंकि उनकी जब सरकार थी उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया, कब्रिस्तान में हैंडपाइप लगवाने का काम किया, लेकिन लोगों को आवाज देने का काम नहीं किया। इसलिए उनको खुद पर, अपने वोटों पर भरोसा नहीं है। इसलिए अब वो अंत में ईवीएम मशीनों को लेकर के विवाद खड़ा करना चाहते हैं ताकि बाद में जनता को बता सकें कि ईवीएम की मशीनें बदल गई और इसलिए हम चुनाव हार गए। तो लोगों को भ्रम एक पैदा करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं और जिन लोगों ने भी उनको वोट दिया उन वोटरों पर भी वो भरोसा करने का काम नहीं करते, वो अपने आप पर भी भरोसा नहीं। कौशल जी, कितने नंबर होंगे? कोई तो कह रहा है कि भाई 326 होने जा रहा है, कोई 304 कह रहा है, कोई 280 कह रहा है, कोई 260 कह रहा है, कोई 211 कह रहा है। तो कौन सा नंबर माने हम लोग कि भाई भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंचेगी? मैं तो ये कह रहा हूं कि पिछले बार जिस तरीके से वोट मिला था उसी तरीके से इस बार भी वोट मिला है
कम बेसी कुछ हो सकती है, लेकिन प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तरीके से बनेगी। जनता ने खुल करके वोट देने का काम किया है। गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं वो सारे लोग जानते हैं कि सुविधाएं हमको ये मिलती रहें, और वो कोई भी गुंडागर्दी का राज नहीं चाहते। अमन चैन का ये राज रहा है पूरा, कोई दंगे नहीं हुए, कोई फसाद नहीं हुए। इसलिए जो लोगों ने दबाव बनाया, प्रेशर बनाया समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तो जनता कहीं कहीं चुप भी रही, लेकिन वो जा करके वोट उसने जो है बीजेपी को किया, कमल पर किया। इसलिए हम निश्चित तरीके से बड़े बहुमत से जीतेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा। ठीक है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अरविंद जी, बिल्कुल मैं इस चीज में जरा कुछ और सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं। कौशल किशोर जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बड़ा कीमती समय दिया। लेकिन इसमें हम ये जानना भी चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश के और देश की कई ऐसी बड़ी शख्सियत इस पूरे चुनाव को लेकर के आकलन हर कोई अपने लिहाज से करना चाहता है, और हवा किस तरफ चल रही है और राजयोग किसकी कुंडली में लिखा हुआ है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन अरविंद जी, सर एक चीज, क्योंकि अभी जो जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी का जो निलंबित कर दिया गया, जो एक्शन लिया गया, अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के सवाल भी उठा रहे थे, और ईवीएम को लेकर जैसे ही एक दो दिन से चर्चाएं बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुकी हैं, तो क्या अब इसको बल भी मिलेगा और विपक्षी के इस पर सवाल भी उठाएगा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कल घटना जो हुई है, जिसकी जांच के लिए एक बाकायदा कमेटी बनाई गई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी होगी, और चुनाव आयोग को रिपोर्ट मिलने के बाद ये चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर कार्रवाई की होगी। सवाल यह है कि ये इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है, सबकी नजर है यहाँ पे, और निश्चित रूप से कोई भी दल होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी होगी, चाहे समाजवादी पार्टी होगी या कांग्रेस होगा, उसकी सबसे बड़ी चिंता है या ये चिंता होगी कि जो भी वोट पड़े हैं वो वोट सुरक्षित हो, सही जगह हो, और जब वो ईवीएम खोला जाए तो वो पूरी तरीके से सील हो, और जिन जिन पार्टी के नेता जो पोलिंग के एजेंट बनाए गए होंगे उनके सामने जब ईवीएम खुले तो सबके सामने खुले, मतलब कोई उसमें हिडन ना हो। तो ये किसी की भी जिम्मेदारी होती है, जो भी अफसर होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो है उसकी सुरक्षा करे, वो सही समय पे सही जगह पे पहुंचे। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो ईवीएम है प्रशिक्षण के लिए था, उसका वोटिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीति इसी का तो नाम है। बिल्कुल, और राजनीति इसी को कहते हैं, और इसी राजनीति को समझने के लिए सर, इसलिए आप एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और हमने अपने सभी दर्शकों से वादा भी किया है, लगातार प्रदेश के और देश के बड़ी बड़ी शख्सियतों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को हम अपने इस कार्यक्रम के अंदर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो उनको नजर आता है। सतीश चंद्र द्विवेदी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं चाहूंगा अरविंद जी, आप एक बार सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सतीश जी, एग्जिट पोल से तो आप लोग बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुशी आपके चेहरे पे झलक रही है। नहीं, हम लोग तो आपका एग्जिट पोल आने से पहले से ही जनता का जो रिस्पांस था उसको लेकर उत्साहित थे। और एक बात मैं आपसे कह दूं, मैं बहुत ऑन रिकॉर्ड कहना चाह रहा हूं, जब से इस देश में ईवीएम आया उस समय कोई केंद्र में, प्रदेश में भाजपा की सरकारें नहीं हुआ करती थी, और आज तक एक भी बार किसी भी प्रदेश के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा किया। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग पर सवाल नहीं खड़ा किया। हम तो हमेशा संवैधानिक संस्थाओं और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हम चुनाव हारे, तब भी हमने ना एग्जिट पोल पर सवाल खड़ा किया, ना ईवीएम पर सवाल खड़ा किया। हम कई सारे प्रदेशों में चुनाव हारे, तो हमने ना ईवीएम पर दोष मढ़ा और ना निर्वाचन आयोग पर। हम हमेशा अपनी समीक्षा करते हैं कि हो सकता है कि उसके बाद जनता तक नहीं पहुंचा पाए हो, कोई कमी रह गई हो। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, अभी देखिए पंजाब में जब भाजपा और कांग्रेस दोनों हार रही, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी, समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने आम आदमी पार्टी की खुशी मना रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आपका एग्जिट पोल आ रहा है तो ये ईवीएम का बड़े स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो ईवीएम प्रशिक्षण के काम के लिए जिस पर रखा हुआ है उसको लेकर के वो हल्ला और जिस तरह से गुंडागर्दी, मतलब अधिकारियों की तलाशी ले रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग गेट पर। ये जी, आप लोगों के ऊपर तो यही आरोप है, तो आप कैसे आरोप लगाएंगे? जो विपक्षी हैं, सतीश द्विवेदी जी, जो विपक्षी हैं वो तो आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना, उसको हैक कर लेना, उसमें वोट पड़वा देना, ये सारे विपक्षियों के आरोप हैं। तो आप तो आरोप लगाने वाले हैं ही नहीं। विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है।
नहीं, आप बताइए 2017 में तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ईवीएम की रखवाली करने वाले तो सब इनके समय के अधिकारी थे, उस समय भी हमने हैक कर दिया क्या? तो ये जहां जहां चुनाव हारते हैं वहां वहां ईवीएम पर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान कभी करते ही नहीं है, ये जनता के निर्णय का कभी सम्मान नहीं करते। इसलिए ये हमेशा जब हारते हैं तो कहते हैं कि इनको हराया गया है, और जब जीतते हैं तब कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई। तो मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाले लोग हैं, और जनता हंस रही है इनके व्यवहार पर कि जब ये हार रहे हैं तो हार के कारण बौखलाहट में ये बातें कर रहे हैं। सबको एक एक ईवीएम का, एक एक बूथ के ईवीएम का नंबर सभी प्रत्याशियों को मिला हुआ है, और कल जब स्ट्रांग रूम खुलेगा तो लोग मिला सकते हैं कि उस नंबर की मशीन वहां पर है कि नहीं है। और जो बनारस की घटना है, साफ साफ पीले अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रशिक्षण आबलिक जागरूकता हेतु ईवीएम मशीन। अब इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आती है इन लोगों को बात, तो वो अपने हार का एक कारण खोज लिया इन लोगों ने पहले ही। सतीश जी, मुझे ये बताइए कितनी बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि सारा खेल तो नंबर का है और लोगों ने आपको 324 से लेके 211 तक दे दिया है। सरकार तो आपकी बनवा दी है उन्होंने। इस बार एग्जिट पोल में और भी ज्यादा सीटें आ रही थी, लेकिन हमारे मीडिया के मित्र भी सोचे कि कहीं सपा वाले बिल्कुल बौखलाहट में एकदम खारिज ना कर दें, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम करके दिखाए हैं। मैं चुनाव में भी कह रहा था कि 325 सीट पिछली बार हमारे सहयोगी दलों के साथ थी। इस बार जो लहर चल रही थी 17 के चुनाव में तो अंडर करंट थी, इस बार के चुनाव में तो जो खुली लहर थी वो बता रही है कि बीजेपी अकेले दम पर यूपी में 325 के पार जाएगी। क्योंकि हम लोग गांव गांव घर घर घूम रहे थे, जनता नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि अखिलेश यादव ने तो नारा दिया था कि अब की बार, सतीश जी, अखिलेश यादव ने तो नारा दिया था अब की बार 400 पार। तो आपको लग रहा है कि आपके मीडिया के मित्रों ने जो है आपको 400 पार नहीं कराया? नहीं, वो नारा ही हास्यास्पद था। आप बताइए 403 सीटों में कोई भी दल 400 के पार कैसे जा सकता है? तो ये लग रहा था कि अखिलेश यादव जी चुनाव में मजाक कर रहे हैं। वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे। वो हमारे जिले में एक सीट पर उन्होंने 3 दिन में 3 प्रत्याशी बदला, बांसी विधानसभा में। तो इसलिए समझ में आ रहा था कि वो कितनी गंभीरता से ठीक है, ये अपने आप में समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हर सीट का विश्लेषण और प्रदेश के अंदर कहां किस रूप में ये पूरा चुनाव जा चुका है, जनता ने क्या मैंडेट दिया, वो देखने वाली चीजें हैं। बहुत शुक्रिया सतीश चंद्र द्विवेदी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया। और इसी तरीके से हम बाकी जो अलग अलग दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं प्रदेश की, हम उनको भी इसी तरीके से कार्यक्रम में जोड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, किस तरीके से ये हवा का जो रुख है वो किधर चला है। पूर्वांचल से शुरू हुई हवा पश्चिम में जब पहुंची तो वहां पर रुख बदलता हुआ नजर आया है क्या? अरविंद सर, मैं एक चीज और समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले और दूसरे फेज को बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण माना गया और बहुत सारे सवाल भी, क्योंकि एग्जिट पोल के जरिए भी ये बार बार बताया गया कि दूसरा जो फेज था वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन इस फेज में क्योंकि अभी नतीजे तो आना बाकी है, लेकिन चुनौतियां ज्यादा रही हैं क्या, जितना समझा जा रहा था, जितना माना जा रहा था? देखिए, मैं पहले पश्चिम का विश्लेषण करता हूं, उसके बाद हम लोग बुंदेलखंड चलेंगे, फिर हम अवध क्षेत्र आ जाएंगे, ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहेंगे। पश्चिम में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने गठबंधन किया था, किसान आंदोलन का स्वरूप आपने देख लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए वैसाखी के दिन किसान आंदोलन को वापस ले लिया। उसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जो किसानों के बीच में गुस्सा था वो कम होने लगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है सर, बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है। लेकिन सतीश माना साहब भी अगले सेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश माना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अरविंद सर, मैं चाहूंगा आप सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सतीश माना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धन्यवाद सतीश माना जी। मुझे लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे देख के आप तो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे होंगे मेरे ख्याल से, और आप लोगों ने मेहनत भी बहुत की। मेहनत निश्चित रूप से करी है बहुत ज्यादा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत की, हम सब पार्टी के हर संगठन के हर व्यक्ति ने, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, क्योंकि हमारे को मालूम था कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। हमने जो काम पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत किया, जो विश्वास जनमानस में दिया, उसके कारण पहले से सुनिश्चित थे कि हमारी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में बनेगी।
लेकिन सतीश जी ये बताइए कि इतने सारे आरोप प्रत्यारोप फिर क्यों लगा रही है समाजवादी पार्टी की? नहीं, ईवीएम जो है आप लोग बदलवा रहे हैं, है ना, और इसके पहले भी आपके ऊपर आरोप रखते रहे इस तरह के। तो ये क्या मतलब, ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? और मैं समझता हूं कि अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है आपके लिए भी और समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों के लिए भी। नहीं, उनके लिए नहीं समय बचा, हमारे लिए बहुत समय है काम करने का। उनके लिए समय नहीं बचा है। अभी हमारे साथ तो अगले 5 साल हम अभी फिर काम करेंगे, फिर उसके बाद अगले 5 साल करेंगे। समय उनके लिए नहीं बचा। मैं जो आपने एग्जिट पोल अपना दिखाया, आपने आपके चैनल के साथ और बहुत सारे सभी सभी प्रतिष्ठित चैनलों ने जिस समय इसको दिखाया, तो जहां पर आपने इनको ज्यादा सीटें दिखाई हैं, कुछ ऐसे कि जिले वाइज और विधानसभा वाइज भी आपने कुछ सीटें दिखाई हैं, तो जहां पर जिले वाइज और विधानसभा वाइज दिखाएं, जहां पर इनको सीटें अगर आपने ज्यादा दिखाई है, तो वहां पर तो ईवीएम हैक नहीं हो रही। वहां पर ईवीएम का किसी भी प्रकार का कोई चेंज करने का कोई बात नहीं हो रही। जहां पर इनको मालूम है कि वाराणसी हो, वहां पर उनको पता है कि 8 की 8 सीटें वाराणसी जिले की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलने वाली हैं, और उसका भी स्पष्टीकरण जिलाधिकारी ने बड़े स्पष्ट रूप से दे दिया। चुनाव आयोग के अंडर में अगर इसी प्रकार के, जैसे जो लोग कहते हैं हैकर के वोट बढ़ा लेंगे, अब ये जमाना सारे का सारा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का है। जिस दिन वोट पड़ते हैं उसी दिन शाम को, नहीं तो अगले दिन सवेरे तक किस बूथ में कौन सा कितने वोट पड़े, कितने टोटल वोट हुए, कितने वोट पड़े, इसकी सारी की सारी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी उपलब्ध होती है, सारे राजनीतिक दलों के पास भी उपलब्ध हो जाती है। और जिस समय जो पोलिंग एजेंट होते हैं चुनाव वाले दिन, जिस समय मशीन बंद होती है, उनको भी लिख के दे दिया जाता है कि इसमें इतने वोट पड़े और टोटल इतने थे। तो जिस समय सारी की सारी संख्या, तो उसको चेंज कैसे किया जाए? समाजवादी पार्टी वालों के पास ही घपला घोटाला करने के सारे इनके पास जुगाड़ हैं, जिसके कारण ये कहते हैं कि उसमें चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे हो जाएगा? वोट बढ़ कैसे जाएंगे और वो घट कैसे हो जाएंगे? और वोट जो से जिस समय पैड होता है, उसके आधार के ऊपर सारे के सारे सुगरे मशीन के ऊपर चेक कर लिए जाते हैं। सब लोगों को बता दिया था भी अपना अपना चेक करके देख लो। तो इनके पास कोई जुगाड़ होगा, और जहां पर तो महाराज जी आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आपके पास जुगाड़ है, आप हैक कर सकते हैं? आरोप देखिए, जो आदमी आपके अफसर सारे मिले हुए हैं, इस तरह का आरोप क्यों लगा रही है? एक वो पुरानी कहावत है ना, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो फिर वो तो पुरानी कहावत है, वो आदमी के स्वभाव में होता है, तो वो आरोप लगाएंगे। अपना वो पेचबंदी कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम आने से पहले व्यक्ति पेचबंदी कर रहे हैं ना, पेचबंदी कर रहे हैं इस बात की कि क्या रहे चुनाव के परिणाम उनको मालूम है कि वो जीतने वाले नहीं है, और इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बातें अभी से कहने शुरू कर दी, जिससे वो कहते कि हमने तो ये पहले ही कह दिया था। सतीश माना जी, मुझे ये बताइए कि कोई आपको 324 दे रहा है, कोई आपको 266 दे रहा है, कोई 311 दे रहा है, कहां तक पहुंचेगी आपकी पार्टी? हमने पहले दिन से बोला था हम 300 पार करेंगे। तो 300 से ज्यादा सीटें हमारे को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कल इस समय तक अनाउंस हो जाएंगे। चलिए महाराज जी, मैं उम्मीद करता हूं कल हम लोग एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने जो कहा है कि भाई 300 से ऊपर सीटें जो है आप जीतेंगे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने सतीश जी से बात की, आपको धन्यवाद। सतीश जी, बहुत शुक्रिया। और जाहिर तौर पर ये बड़े आश्वस्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। मैं इन्हीं सभी चीज़ों को जरा समझ रहा हूँ। अरविंद सर बड़े आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से या कोई प्रत्याशी हो तो उनसे भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए, उनसे बात कीजिए, तो वो बड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसके पीछे बड़ा फैक्टर क्या नजर आ रहा है? योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरे के तौर पर लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहे, उनके दम पर चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन इस बार मोदी फैक्टर कितना काम करता हुआ नजर आया? हम ये देखें कि जितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की वो योगी फैक्टर के जरिए है या मोदी फैक्टर भी इसके पीछे काम कर रहा है? मैं इसकी बाकायदा आपको एनालिसिस करके बताता हूं कि आखिर जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर एग्जिट पोल के नतीजे कल वैसे ही आते हैं तो उसके पीछे क्या कारण था। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण नजर आ रहा है वो है साइलेंट वोटर। वो है भारतीय जनता पार्टी का जो कानून व्यवस्था को लेकर काम किया गया है उस पर विश्वास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो राशन बांटा गया है उसका ठीक से एग्जीक्यूशन, उसमें कोई घुसखोरी न होना। उसके अलावा मैं बताऊं कि टिकट का जो बंटवारा किया गया था उसमें जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाना।
ये सारी बातें बहुत अहम हैं। हाँ। और मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट मोमेंट में आप देखिए, जैसे हम अगर एक एक शहर बात करें, जैसे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो गौतम बुद्ध ठीक है सर, नगर में एक भारतीय छोटे से जनता ब्रेक के लिए यहाँ पार्टी रुक लेते हैं, वापस जरा लौटते हैं सर। इसी विश्लेषण को हम आगे बढ़ाएंगे और तमाम जो प्रदेश की बड़ी हस्तियां हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार किसकी